नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना, एक बार पुनः आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 का रेलवे द्वारा कट ऑफ जारी किया गया है, आंसर की जारी किया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा खामियां हैं। तो हम अभी अपने एक्सपर्ट, जो मेरे इलेक्ट्रीशियन का एक्सपर्ट है संजय जी, उनके माध्यम से जो भी क्वेश्चन गलत है उसको हम आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे और आशा रखते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट एलपी सीबीटी 2 दिए हैं, तो सबके सब इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे और कल ही तक क्लेम करने का डेट है। तो सावधानी से सारे क्वेश्चन को जो बताया जाएगा उसको आप अपलोड करेंगे बोर्ड के साइट पे और अपना क्लेम जहां तक होगा उसको दावा करेंगे और आशा रखते हैं कि आप सब सफल हो और मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचे। ठीक है। और हम अपने माइक को अपने एक्सपर्ट संजय जी के को हैंड ओवर करते हैं और उनको वो आपको सारे चीज का विशेष जानकारी देंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंजीनियर संजय, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना के तरफ से आप लोगों के सामने आज जितना भी आंसर की दिया है रेलवे के द्वारा, वो सारे का जो भी क्वेश्चंस गलत दिया गया है, जिसका आंसर गलत दिया गया है, उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कल ही तक आपका टाइम है चैलेंज करने का। जो भी आंसर गलत है या फिर आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि डाउट है या फिर क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो उसमें हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, एक एक सेट करके, एक एक क्वेश्चन करके जो जो डाउट है। चलिए तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका 23 जनवरी का थर्ड शिफ्ट से। स्टेप बाय स्टेप सारे देखते हैं, लास्ट से कर रहे हैं। 23 जनवरी का थर्ड शिफ्ट से ये आपका इलेक्ट्रिकल का होगा, का क्वेश्चन नंबर है आपका। वैसे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का डिफरेंट होगा, लेकिन हम क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देंगे। पावर ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? विधि कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया है नेचुरल एयर कूलिंग, नेचुरल एयर कूलिंग। ऑप्शन बी दिया है ऑयल कूलिंग। आपका ऑप्शन सी दिया है गैस कूलिंग। ऑप्शन डी दिया है एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग। आपका जो आंसर दिया है एयर ब्लास्ट कूलिंग, जो कि इसका आपका राइट आंसर होगा ऑयल कूलिंग। नॉर्मली जो भी हम ट्रांसफार्मर में कूलिंग करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, वो सारे में हम लोग जनरली ऑयल कूलिंग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑयल कूलिंग। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
हम केवल जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। हाँ, उसके बाद एक बहुत सारा डाउट आया था क्वेश्चंस पे कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो आपका एक क्वेश्चन था, प्रेरण इंडक्शन मोटर में एयर गैप के बढ़ने पर क्या होगा। तो इसका आंसर, बहुत सारा डाउट था, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेरी कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन दिया गया है, वाइंडिंग वाइंडेज हानियां बढ़ जाएगी, मोटर की गति घट जाएगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी और शक्ति गुना घट जाएगी। तो एयर गैप और पावर फैक्टर का जो आपका रिलेशन है वह इंडक्शन मोटर में एयर गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। तो इसका आंसर आपका सही दिया गया है। यदि हम लोग एयर गैप बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। इंडक्शन मोटर में एयर गैप के बढ़ने पर आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह आंसर सही है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं, यह आंसर आपका गलत है, लेकिन इसका आंसर क्या दिया, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी 3rd शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध और 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ज एसी आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, तो परिपथ का धारिता प्रतिघात धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब आपका हो जाएगा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कितना होगा, तो जो आपका ऑप्शन इसका दिया है वो गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, का ऑप्शन दिया है ये आपका ऑप्शन दिया है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आपका फॉर्मूला होता है XC = 1/2 पाई एफ सी।
क्वेश्चंस में आपको प्रतिरोध दिया है और कैपेसिटेंस दे दिया है 1 माइक्रोफैराड, वोल्टेज दिया आपको, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50, एसी आपूर्ति संचालित किया जाता है। तो परिपथ का धारतीय प्रतिघात यानी आपको रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाई पाई का वैल्यू रखेंगे, एफ का वैल्यू है आपका 50 हर्ज और सी का वैल्यू आपको दिया है 1 माइक्रोफैराड। तो इसको लिख देंगे 1 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका चला जाएगा 10⁻⁻6 ऊपर, और ये 7 भी आपको चला जाएगा ऊपर, ये 222 इंटू 50, ये सारे को यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 3183 ओम, जो आपका आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। और आपका रेलवे के द्वारा जो आंसर आपका दिया गया है वह दिया गया है 0.0318। तो इस पर आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। का नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है आपका थर्ड शिफ्ट में, हाँ एक क्वेश्चन और आपका डाउटफुल है, इस पे आपको क्या करना है, क्वेरी करना है। निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का अनुशंसा नहीं की जाती है। का ऑप्शन ए दिया है विभव मापी विधि, ऑप्शन बी है मेगा ओम ब्रिज, मेगा ओम ब्रिज विधि, ऑप्शन सी है आमीटर बोल्ट मीटर विधि, आमीटर बोल्ट मीटर विधि, और ऑप्शन डी है कैल्विन ब्रिज विधि। कैल्विन ब्रिज विधि। अब आपको जो ये क्वेश्चन है को कहा गया है कि निम्नलिखित निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का अनुशंसा नहीं की जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विधि है जिससे निम्न प्रतिरोध नहीं माप सकते हैं। तो विभव पोटेंशियोमीटर विधि से आपको निम्न प्रतिरोध मापते हैं, वोल्ट मीटर मीटर विधि से भी आपको निम्न प्रतिरोध मापते हैं, कैल्विन ब्रिज से भी आपको क्या करते हैं जी, निम्न प्रतिरोध मापते हैं।
और हम लोग मेगा ओम ब्रिज से आपको मापते हैं। ये मेगा ओम ब्रिज मतलब मेगर, इससे हम लोग क्या मापते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंस। मेगा ओम ब्रिज से हम लोग क्या मापते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध और हाई रेसिस्टेंस। और आपको जो आंसर दिया है अमीटर वोल्ट मीटर विधि, अमीटर वोल्ट मीटर विधि। तो फिर यहां पर ये प्रॉब्लम ये की आती है कि अमीटर वोल्ट मीटर विधि आपको निम्न रेजिस्टेंस के लिए भी है और मीडियम रेजिस्टेंस के लिए भी है। तो इसमें आपको जो आई थिंक जो आंसर होना चाहिए आपका मेगा ओम विधि, ये आपका क्या होता है जी, हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस। हाँ, और कुछ इस पे आंसर आपका डिपेंड करता है कि इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज क्या है। तो मेरे पास जो भी आंसर की आया है वो सारा हिंदी मीडियम में आया, तो हम इसी के आधार पे बताएंगे। लेकिन रेलवे के द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें कहा गया कि जो इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चंस है उसके आधार पर जो आंसर आएगा वही मान्य होगा। तो कहीं कहीं एक जगह ऐसा है जो आपको इंग्लिश मीडियम के आधार पर ही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित मापदंडों में से किसे परिवर्तित करता है। ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित मापदंडों में से किसे किसे परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है आपका आवृत्ति, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है धारा और ऑप्शन डी है शक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है, वह पावर को परिवर्तित नहीं करता है। क्वेश्चन में है ट्रांसफार्मर निम्नलिखित मापदंडों में से किसे परिवर्तित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। यदि वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, जब ट्रांसफार्मर पावर को कांस्टेंट रखता है, यदि वोल्टेज घटता बढ़ता है तो फिर करंट भी क्या होगा, उसी के प्रोपोर्शनल से रिवर्स करके घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि पावर इक्वल टू वी आई। यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है, तो यदि आपको वोल्टेज बढ़ेगा, पावर आपको ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है, तो करंट क्या होगा, घटेगा। तो यदि इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर लिखित मापदंडों में से किसे परिवर्तित करता है, तो परिवर्तित तो आपको वोल्टेज को भी करता है और करंट को भी करता है। जैसे आप करंट ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो करंट ट्रांसफार्मर आपको धारा को क्या करता है, घटाता है। तो वहां वो भी तो एक ट्रांसफार्मर है, तो ये वोल्टेज को भी परिवर्तित करता है और धारा को भी परिवर्तित करता है। तो ये तो दो दो ऑप्शन आपका हो गया। लेकिन आपको रेलवे आंसर क्या दिया है, शक्ति, जो कि आपका क्या है, गलत है। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि हम इंग्लिश मीडियम देखते हैं, यदि इंग्लिश मीडियम में इस जहां पर हिंदी लिखा गया है परिवर्तित, यदि इस परिवर्तित को आपको यदि इंग्लिश मीडियम में लिखा हो गया ट्रांसफर, जब आपको ट्रांसफर लिखा गया होगा, यानी ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट टू, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है जी, ट्रांसफर करता है, भेजता है, केवल परिवर्तित नहीं करता है। तो यदि इसका इंग्लिश मीडियम में आपको इंग्लिश में लिखा गया होगा यानी ट्रांसफार्मर निम्नलिखित मापदंड में से किसे ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर किसे करता है, शक्ति को। ट्रांसफर किसे करता है, आपको शक्ति को, तब आपका यह आंसर सही होगा। लेकिन ऐसा इस लैंग्वेज के आधार पर यदि आप हिंदी में देखते हैं तो ऐसा नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो इस यानी यह क्वेश्चन में हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं कि त्रुटि कर सकते हैं, या तो ऑप्शन में क्या कर सकते हैं,
त्रुटि कह सकते हैं। इस पे आप क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। यदि आप बाय डिफॉल्ट ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करता है उसे कहेंगे, तो इसके आधार पे आपका आंसर क्या होगा जी, वोल्टेज। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को क्या किया, घटाया, तो करंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में व्यय शक्ति की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है P बराबर वी आई, ऑप्शन बी है P बराबर आई आर कॉस फाई, ऑप्शन सी है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ऑप्शन डी है P बराबर आई आर। तो इसमें आपका जो रेलवे का आंसर दिया है आपको P बराबर आई आर कॉस फाई, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एसी के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई कॉस फाई, तो इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, P बराबर वी आई कॉस फाई। ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक किया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा P बराबर वी आई कॉस फाई, न कि जो रेलवे दिया आपका आंसर P बराबर आई आर कॉस फाई। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विद्युत रोधी पदार्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
उच्च पारा वैद्युत इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विद्युत रोधी पदार्थों के लिए उपयुक्त है? विद्युत रोधी आपको मानना यहाँ इंसुलेटर। तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए कौन सा प्रॉपर्टी आपका इनमें से सही है? तो इंसुलेटिंग मटेरियल का आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात को, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, यानी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मैकेनिकली भी क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। जो कि आपका आंसर दिया है रेलवे, निम्न यांत्रिक शक्ति, यानी उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है? कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको इंसुलेटर के लिए क्या होता है? उच्च यानी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, न कि निम्न यांत्रिक शक्ति। ये आपका प्रॉपर्टी है इंसुलेटर का। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इंसुलेटर के लिए बेहतर धारा चालकता नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो ये सब होगा नहीं, निम्न गलनांक नहीं, उच्च गलनांक होना चाहिए। लेकिन ये इंसुलेटर के लिए होना चाहिए उच्च यानी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये गलत दिया है आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी है बेकेलाइट, ऑप्शन सी है रबर, ऑप्शन डी है कांच। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका कंडक्टर है? तो सबसे पहली बात, रबर आपका इंसुलेटर है, कांच भी क्या है? इंसुलेटर है, बेकेलाइट भी आपका क्या है? इंसुलेटर है। आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी आपका क्या है? चांदी आपका एक कंडक्टर है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, मतलब चालक है? यदि क्वेश्चन में हम नहीं का भी बात करते हैं, कहेगा कि निम्नलिखित में से, आपको आंसर दिया है रेलवे रबर, आंसर दिया है रबर, जो कि गलत है। यदि क्वेश्चन में नहीं भी रहता, सपोज दैट कि इंग्लिश में यदि नॉट लिखा रहे, तब पर भी आपको तीन तीन ऑप्शन हो सकता था। इसीलिए ये आंसर श्योर 100% आपका गलत दिया है। इसको आप लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है, 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी? यानी आपका वोल्टेज V बराबर दे दिया है। आपका ऑप्शन है 23 वाट, ऑप्शन बी है
2300 वाट, ऑप्शन सी है 0 वाट और ऑप्शन डी है 230 वाट। आपको क्वेश्चंस में दिया है V बराबर 230 वोल्ट और करंट I बराबर आपको दे दिया है 10 एम्पियर। आपको पूछ रहा है शक्ति इनपुट, यानी हम लोग सप्लाई कितना शक्ति दे रहे हैं, यानी ऐसा यदि चल रहा है तो कितना शक्ति व्यय हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो P बराबर हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं VI, और जब VI लगाएंगे तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 2300 वाट, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। आपको आंसर दिया है कितना 0 वाट, तो इस आंसर को क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। आंसर दिया आपका 0 वाट। इस शिफ्ट में आपका एक और क्वेश्चन है, 3 वोल्टेज EA, EB और EC वाली एक 3 फेज विद्युतीय प्रणाली में तीनों वोल्टेजों का परिमाण समान है और वे एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन वोल्टेज थ्री फेज विद्युतीय प्रणाली, प्रणाली मतलब होता है आपका सिस्टम में प्रणाली में तीनों वोल्टेजों का परिमाण समान है और वे एक दूसरे से के कोण पर होते हैं। आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 100 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ये ऑप्शन किसी को अलग अलग भी रह सकता है उसके अपने सेट में। तो सिंपल सी बात है, 3 फेज में जो फेजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे एक दूसरे से कितने डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर होता है। आपको रेल में आंसर दिया है कितना, 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री आपका किस में होगा जी, सिंगल फेज में होगा। तो क्लियर है, 3 फेज वोल्टेज इतना दिया गया है वाली एक 3 फेज विद्युतीय प्रणाली, 3 फेज सिस्टम में तीनों वोल्टेज का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या है, वोल्टेज का सेम है। तो पूछ रहा है कि वह एक दूसरे से यानी तीनों फेज जो एक दूसरे से कितने डिग्री पर प्लेस्ड होंगे, यानी सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी लगभग ये आपको होगा क्या, बैलेंस सिस्टम होंगे। बैलेंस सिस्टम होंगे तो वो वैसे पूछ रहा है फेज डिफरेंस, यानी सब एक दूसरे से कितने फेज पे रहते हैं, 120 डिग्री के फेज पे होते हैं। इस शिफ्ट में आपका इतना गलती था, सबसे ज्यादा इसी शिफ्ट में गलती है, इसीलिए हम सबसे पहले इसी शिफ्ट को लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 23 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट। अब हम देखते हैं 23 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में कहां कहां किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तेईस जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का जो आपका क्वेश्चन है, प्रतिबाधा,
इम्पीडेंस और प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात है। ऑप्शन आपका ए दिया है शक्ति, ऑप्शन बी दिया है पावर फैक्टर, ऑप्शन सी दिया है फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन डी दिया आपका आयाम। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। तो आप पावर ट्रायंगल से आप लोग जानते हैं, या फिर इंपीडेंस ट्रायंगल से ही देख लेते हैं। ये आपका होता है जेड इंपीडेंस, ये आपका होता है एक्स, और ये क्या होता है आपका आर। और यदि पावर फैक्टर एंगल हम निकालना चाहते हैं या पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं तो पावर फैक्टर आपका होता क्या है cos फाई। पावर फैक्टर इक्वल टू आपको होता है cos फाई, और cos फाई बराबर होता है आपका आर बाई जेड। यानी ये आपका क्या होता है प्रतिरोध, और ये आपका क्या होता है प्रतिबाधा। तो आपके ये क्वेश्चंस में आपको पूछा है प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात, जबकि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात होता है पावर फैक्टर। यानी आपके ऑप्शन में है नहीं, आपको आंसर दे दिया है क्या पावर फैक्टर। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे क्लेम करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे क्लेम करेंगे। यानी उल्टा दिया आपको, क्वेश्चंस में दिया है प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात, तो प्रतिबाधा बट्टे में प्रतिरोध आपका पावर फैक्टर का इनवर्स होता है। पावर फैक्टर क्या होता है जी इनवर्स होता है, जो कि आपको ऑप्शन में है नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे क्लेम करेंगे। यानी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। यदि पावर फैक्टर मारते हैं तो हमें बताना होगा प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात, यानी रेसिस्टेंस और इंपीडेंस। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे क्लेम करेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत सारे क्वेरी, इसी में भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के डॉट डॉट के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यानी भंवर धारा से किसी डीसी मशीन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो कह रहे थे कि सर डीसी मशीन में, तो डीसी में तो भंवर धारा हानि होती है नहीं, बट ध्यान में रखेंगे कि डीसी मशीन के आर्मेचर में आपका एसी ही होता है। चाहे एसी मशीन हो डीसी मशीन हो या कोई भी हो, आर्मेचर में ऑलवेज क्या होता है एसी होता है। आर्मेचर में आपका एसी होता है, इस कारण से वहां पे क्या होगा भंवर धारा हानि होगा। तो सबसे ज्यादा जो हानि होता है वह किस हिस्से में होता है, एडी करंट हानि वो आर्मेचर में होता है। तो इसका आंसर आपका सही दिया गया है। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन था, आंसर इसका सही है बट बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे। क्वेश्चन है सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो सीआरओ का उपयोग हम लोग अधिकतम 50 गीगा हर्ज तक मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में दिया है 1 गीगा हर्ज और आंसर भी दिया है यही, तो आप इसका आंसर आपका क्या है सही है। क्वेश्चन है सीआरओ का उपयोग किस सीमा तक की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो सीआरओ का उपयोग हम लोग अप टू 50 गीगा हर्ज तक की आवृत्ति को मापने के लिए करते हैं। आपको ऑप्शन में 50 गीगा हर्ज है नहीं, बट आपको 1 गीगा हर्ज है, मतलब गीगा हर्ज के रेंज में है। ऑप्शन है आपका 20 गीगा किलो हर्ज, 20 हर्ज, 1 गीगा हर्ज और 1 मेगा हर्ज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 गीगा हर्ज। ये आपका आंसर सही दिया हुआ है।
हाँ, एक क्वेश्चन और है इसमें जो आपका गलत है। कारण क्यों, यही क्वेश्चन आपका दूसरे शिफ्ट में यानी सेम क्वेश्चन है, अब उसका आंसर कुछ और दिया है और यहाँ पर कुछ और दिया है, तो वो जो वहां पर दिया है वो सही है और वही चीज यहाँ पे आपको करना है। निम्न आरेख में दर्शाए गए जोर के प्रकार की पहचान करें। तो जो आपका चित्र है वो थोड़ा ड्रॉ करना कठिन होगा, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे आपका एक ही क्वेश्चन होगा जो इस टाइप के होंगे। एक फिगर होगा, हम ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, ऑप्शन के आधार पर आपको पता चल जाएगा। इस टाइप का एक जोर वाला आपका फिगर होगा। ऑप्शन ए है स्पार्क जोर, ब्रिटानिया जोर। ऑप्शन सी है टी जोर। ऑप्शन डी है रेट टेल जोर। रेलवे आपको आंसर दिया है टी जोर, और यही क्वेश्चन सेम फिगर आपको किसी और सेट में आपको आंसर दिया है रेट टेल जोर, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रेट टेल जोर। इस शिफ्ट में आपका इतना ही क्वेश्चंस था। बाद बाकी सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट में सही है। एक और क्वेश्चन था आपका, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका आंसर सही है, तो दिया है एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब हम आते हैं 23 को फर्स्ट शिफ्ट में। 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं कहां कहां क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। हाँ, एक क्वेश्चन में आप लोग डिस्कशन ये कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका 10 एम्पियर
की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? ऊष्मा कितनी होगी? जो आपका ऑप्शन है 1000 वाट, 10,000 वाट, 10 वाट, 100 वाट। तो सबसे पहली बात आपको पूछा है कि ऊष्मा, और हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा को जो यूनिट होगा वो क्या होगा? आपका जूल होगा। ऊष्मा की यूनिट क्या होगा? जूल होगा, जो कि आपको एक भी ऑप्शन में आपका यूनिट क्या है? जूल में नहीं है। ये सारा यूनिट आपको किस में दिया है? वाट में दिया है। सारा यूनिट किस में दिया है? वाट में दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन क्या है? प्रॉब्लम। अलग बात है कि आप पावर का यहां पर यूज करके VI करके आप लोग क्या कर देंगे? नहीं, पावर का आप क्या करेंगे? I²R, I²R से आपका 10 का स्क्वायर, एम्पियर भी 10 है, रेजिस्टेंस भी 10 है, तो ये आपका आ जाएगा 100 और गुने 10, ये आपका आ जाएगा 1000 वाट। 1000 वाट। और जबकि हमें पूछ रहा है क्या? ऊष्मा। तो ऊष्मा यदि पूछ रहा है तो ऊष्मा के लिए हमें टाइम देना होगा, टाइम बताना होगा, क्योंकि आप ऊष्मा का यदि बात करते हैं तो H बराबर होता है I²RT। H बराबर होता है आपका I²RT। तो I दिया है, R दिया है, T, तो बाय डिफॉल्ट यदि डिफिनीशन के आधार पर T आप 1 सेकेंड लेते हैं तो बात सही है, ये आपको आ जाएगा 1000 वाट नहीं आएगा। अब 1000 ये आपका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यदि T बराबर 1 सेकेंड लेते हैं, ये T बराबर 1 सेकेंड, जब T बराबर आप 1 सेकेंड लेते हैं तो ये आपके 1000 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका जूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप क्या कर सकते हैं? राइज कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। है एक क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, बट उसका आंसर सही है। दिया गया है कि यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है, यदि प्रचालन धारा यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जो ऑप्शन में यहां पर कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ऑप्शन आपका 2 नंबर है कि MCCB, और ऑप्शन 3 है आपका MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये जो आपका होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, ये मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। तो आखिर इस दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो MCB हम लोग जो यूज कर सकते हैं वह अप टू 80 एम्पियर, अप टू 80 एम्पियर। किसी किसी बुक में आपको देखेंगे 63 एम्पियर आता है। कितना रहता है? 63 एम्पियर आता है। लेकिन ये जो हम लोग यूज कर सकते हैं अप टू, वह कितना? 1000 एम्पियर। कितना? 1000 एम्पियर। तो आपको जो आंसर होगा क्वेश्चंस में क्या दिया है? 10 से 100 एम्पियर। तो MCB तो हम 100 एम्पियर तक उपयोग कर ही नहीं सकते हैं, 100 एम्पियर तक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MCCB। यही आंसर सही है, रेलवे भी यही दिया है। यह आंसर आपका क्या सही है? एक क्वेश्चन इस सेट में और है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, ये क्वेश्चंस का आंसर आपका 100% गलत दिया है।
जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। ऑप्शन ए है आरोपित वोल्टेज के समान आरोपित वोल्टेज के समान। ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न ऑप्शन सी है अचर। अचर मतलब कांस्टेंट। ऑप्शन डी है जीरो। सुन, आपको आंसर दिया है रेलवे जीरो, जो कि 100% क्या जी गलत है। हम लोग जानते हैं कि श्रेणी में जब बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या हो जी श्रेणी में जुड़े हो, चाहे वह रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट हो या सेम हो, तो इससे जो करंट होगा वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। यानी करंट क्या होता है आपका सेम होता है, यानी अचर होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। अब ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में पता नहीं, यदि इंग्लिश में दिया होगा कि यदि बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और यदि एक प्रतिरोध टूट जाए तो फिर आपका क्या होगा, तब आपका क्या हो जाएगा धारा शून्य होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आधार पर आपको हिंदी में जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर अचर होगा, यानी धारा सब में क्या होता है सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इस शिफ्ट में आपका इतना ही क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं 22 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। 22 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। ये क्वेश्चन था, वैसे आंसर सही दिया है। बहुत सारे क्वेरी आए थे, हम उसके बारे में पढ़ दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। ये स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिकल चार्जिंग जो होता है बहुत धीरे धीरे किया जाता है, स्लो प्रोसेस होता है, और ये बूस्ट चार्जिंग का जस्ट उल्टा होता है ट्रिकल चार्जिंग। और जिस बैटरी में सल्फेशन दोष हो जाता है उस बैटरी को मतलब पुनः चार्ज करने के लिए हम लोग ट्रिकल चार्जिंग की व्यवस्था करते हैं। तो इस बैटरी में होता क्या है, ट्रिकल चार्जिंग की सहायता से बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए, यानी यह अधिक समय तक उपयोग किया जाए, इस कारण से हम लोग इसमें क्या करते हैं जी ट्रिकल चार्जिंग करते हैं, धीरे धीरे चार्ज करते हैं। इसका आंसर सही है। इस शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन है, सीरीज जनरेटर
क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज स्नेह अत्यधिक होता है। अत्यंत कम होता है। तीसरा ऑप्शन है विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। चौथा ऑप्शन है विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ बदलता है। विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ बदलता है। यदि हम सीरीज जनरेटर का बात करते हैं, ये जनरेटेड ईएमएफ हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा VT, टर्मिनल वोल्टेज। ये हो जाएगा फील्ड करंट, जनरेटेड ईएमएफ जनरेटेड, ये आपका हो जाएगा IA, और यही आपका क्या हो जाएगा IL। तो रेलवे जो आंसर दिया है विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। तो यदि हम इसका वोल्टेज इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो जनरेटेड ईएमएफ बराबर आपका EG बराबर हो जाएगा VT प्लस IA/RA। ये हो जाएगा आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज। तो यदि हम VT का बात करते हैं तो VT बराबर आपका हो जाएगा EG माइनस IA/RA। तो यहां से, और IA बराबर आपको सीरीज जनरेटर में जो होता है IA बराबर IL, यही आपका होता है लोड करंट। लोड करंट होता है, तो जब भी हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसका वैल्यू बढ़ेगा, इस क्वांटिटी में से ये घटेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, घटेगा। जो पहले का क्वांटिटी था जनरेटेड ईएमएफ, उसमें से हम IA/RA यानी करंट, लोड बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका, यानी ये वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होगा, घटेगा। तो सीरीज जनरेटर में जो क्या होता है, लोड बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होता है, यहाँ पे घट रहा है। टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होगा जी, घट रहेगा। दूसरे शब्दों में अब इसमें आपको कह रहा है कि विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ नियत रहता है, जबकि यह क्या होता है, बदलता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ बदलता है। यही कारण है कि सीरीज, हाँ, शंट जनरेटर यदि रहता, ये आपको शंट जनरेटर के लिए विद्युतीय भार में लोड के साथ नहीं बदलता, बदलता तो है शंट में भी, बहुत बहुत स्मॉल चेंज होता है टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन आपका सीरीज में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ बदलता है। सीरीज जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होता है जी, बदलता है, जो कि आपको आंसर दिया है 3 नंबर। विद्युतीय भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसको आप अपोज कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23,
वही क्वेश्चन सब जो गलत है वही क्वेश्चन सब हो रहा है। एक क्वेश्चन यूनिवर्सल मोटर की गति को के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। का ऑप्शन ए है मैग्नेटिक कंट्रोल, ऑप्शन बी है फेज एंगल कंट्रोल, ऑप्शन सी है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, और ऑप्शन डी है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, तो इसको आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर को हम लोग एसी पर भी चला सकते हैं और डीसी पर भी चला सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर को हम लोग सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर को डीसी सीरीज मोटर यानी एसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एक प्रकार का सीरीज मोटर होता है। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल जो आपका होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड से भी हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मोटर का जब स्पीड इक्वेशन लिखते हैं तो स्पीड इक्वेशन होता है ईबी बाय 5 बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या जी, फ्लक्स। तो फ्लक्स कंट्रोल से भी हम लोग इसका स्पीड क्या, फील्ड कंट्रोल से भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक कंट्रोल मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आपको जो आंसर रेलवे दिया है फेज एंगल कंट्रोल, तो फेज एंगल कंट्रोल जो आप हम इसके बाद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से भी करते हैं। फेज एंगल कंट्रोल जो होता है आपका जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सहायता से यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से करेंगे तो फेज एंगल कंट्रोल वहां से भी यानी फायरिंग एंगल को चेंज करके करते हैं। लेकिन इसमें आपका मोर ऑप्शन राइट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। डाउट में है यह क्वेश्चन, इसलिए बहुत सारा ऑप्शन इसका सही है। और बाद में कि आपका इस सेट में कोई क्वेश्चंस गलत नहीं है। बाद बाकी इस सेट का क्वेश्चन आपका सारा सही है। एक क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि निम्नलिखित में से किसी डीसी बैक ईएमएफ शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब बैक ईएमएफ शून्य हो जाएगा तो मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसका आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसका आंसर सही दिया है। इसमें आपका सारा सही है, यही आपको 2-3 गलत थे। अब हम आते हैं 22 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट। बाईस जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन है जो बहुत सारा डिस्कशन आया है कि भावर धारा एडी करंट का दूसरा नाम क्या है। तो भावर धारा का दूसरा नाम फकॉल्ट करंट है। ये आपका क्या है, सही आंसर दिया है, ये सही है।
22 जनवरी का आपका सेकेंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। जो भी डाउट है आप वो सही से देखिए, क्वेश्चन आपका आंसर इसमें गलत नहीं दिया है 22 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में, इसका आंसर आपका सही है। अब हम आते हैं 22 जनवरी का थर्ड शिफ्ट। तो क्या सर, एक ही शिफ्ट बाकी, अब ना उसमें गलती नहीं है। ठीक। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण मोटर को गलत वोल्टेज स्तर प्राप्त करने से बचाता है? फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, ये सही है, इसका आंसर आपका सही है। इसमें एक क्वेश्चन आपका गलत है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत है आपका ऑप्शन ए दिया है ओम के नियम, ऑप्शन बी है आपका कूलम्ब्स का नियम, ऑप्शन सी है लेंज के नियम, ऑप्शन डी है फैराडे के। और रेलवे जो आपका इसका आंसर दिया है लेंज का नियम, ध्यान में रखेंगे लेंज का नियम जो होता है बैक ईएमएफ से रिलेटेड होता है, और वह वोल्टेज के यानी डायरेक्शन बताए थे, करंट का डायरेक्शन बताए थे। और आप इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक आपको कौन दिए थे? फैराडे का नियम दिए थे। इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फैराडे का नियम हो जाएगा, M बराबर ZIT। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के पीछे जो सिद्धांत है वह कौन सा सिद्धांत है? फैराडे के नियम है, ना कि लेंज का नियम। इसका आंसर आपका हो जाएगा फैराडे का नियम। इसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन और है, इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। डीसी मोटर में ईएमएफ सीधे डीसी मोटर में ईएमएफ सीधे डॉट डॉट आनुपातिक होता है। अनुपातिक मतलब आपको समझना है समानुपाती। आपको ऑप्शन ए दिया है आर्मेचर संवाहक की संख्या, आर्मेचर संवाहक की संख्या, ये हो गया आपका जेड कंडक्टर। उसके बाद ऑप्शन 2 दिया है आपको प्रवाह फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फाई। ऑप्शन सी दिया है गति, स्पीड, यानी ये होता है एन। और ऑप्शन डी दिया है आपको पोल की संख्या, पोल की संख्या क्या होता है? पी। तो हम लोग जानते हैं कि बैक ईएमएफ जो होता है ईबी, बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू होता है आपका
NP5 Z बट्टा में 60 है, NP5 Z बट्टा में 60 है। तो आपका ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। आपका सारा ऑप्शन यानी सारे के क्या है, यह समानुपाती है। तो ये सारे ऑप्शन सही है। स्पीड का भी प्रोपोर्शनल होता है, पोल की संख्या भी प्रोपोर्शनल होता है, कंडक्टर का भी प्रोपोर्शनल होता है, प्लस का भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसको आपको क्या करना है, को अपोज करना है, ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन क्या जी सही है। इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, उसे डिलीट करना पड़ेगा। और इस सेट में आपका और क्वेश्चंस गलत नहीं है। हाँ, सेम क्वेश्चन है जो आगे भी देखे थे। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण स्पीड कंट्रोल द्वारा किया जाता है। रिस्टॉर्ट नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, फेज को नियंत्रण विधि, फ्लक्स नियंत्रण विधि। तो इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी आपको मोर ऑप्शन सही है। इसको भी ऑब्जेक्शन करना, यूनिवर्सल मोटर के गति नियंत्रण। अब आप कहो इसमें आंसर कोई गलत नहीं है। और एक जो सेट है आपका 8 तारीख का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, और लास्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके लिए, उसमें भी आपका कोई भी आंसर गलत नहीं दिया है। 8 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका आंसर गलत नहीं है। बाद बाकी आपका जो 21 तारीख का शिफ्ट है वो हम नेक्स्ट में आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो जो बताए हैं उसमें सारे में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन राइज करना है। ठीक है, थैंक्स। सर आपको फिर कुछ बोलेंगे? हाय फ्रेंड, आशा रखते हैं कि जो मेरे द्वारा प्रयास किया गया है अभी, उससे आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट जो परेशान हैं कटअप के लिए, कितना पे रिजल्ट होगा, उस सब के लिए आपको परेशान नहीं होना है, उस पर फालतू दिमाग मत लगाइए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज़ है जिसको समझना और उस पर समय व्यर्थ करना आपके बस आपको ज़रूरत नहीं है। जो होगा 1 सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है ही। तो पेशेंस के साथ आराम से रहिए और ज़्यादा प्रेशर टेंशन नहीं लेना है। आराम से रहिए, एकदम मस्त रहिए, खाइए पीजिए, ठीक है। और आशा रखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास करेंगे। और सबको एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अभी इलेक्ट्रिकल का जारी हुआ है, और अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर से हम जारी करेंगे। तो सब लोग अभी आप 10 बजे रात के बाद पुनः एक बार वीडियो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हो उस सबको गुड नाइट, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।